आज की क्लास में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर हम लोग न्यू टर्म्स जो हैं सीखने वाले हैं, दैट इज नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। यहाँ पे आपको दोनों टर्म्स जो हैं वो सुने हुए लग रहे हैं, नैरोली ब्रॉडली, ये हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। अब है क्या यहाँ पे, नैरोली यूटिलिटेरियन हम उस चीज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर हम यहाँ पे किसी ऐसे ट्री का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, कोई सा भी ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री क्या कर रहा है, यहाँ से फ्रूट्स देने का काम कर रहा है, ठीक है। फ्रूट्स है, फायरवुड है, फाइबर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं? ऑब्वियस है कि नेचर जो रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल करता है उसी से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे डायरेक्ट काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो निकाले जा रहे हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज कर रहे हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है। और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन टर्म हम लोग किस लिए यूज करेंगे, बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत सारा हम लोग को क्या करता है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आप सोचेंगे इसमें और इसमें फिर फर्क क्या है, रफ वर्क है, मैं आपको समझा रही हूँ। इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज किसको बोला जाता है, सो सुनिए। अभी आप बैठे हैं कहीं पे, किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जब बैठे हैं तो ऑब्वियस है वहां पे आप रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं तो नेचर में अवेलेबल जो ऑक्सीजन है आप उसका कंज्यूम कर रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस नेचर को रिलीज करके दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज है। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ये बहुत ब्रॉड वे में यूज किया जा रहा है। हम यहाँ पे बैठ के ऑक्सीजन काउंट नहीं कर रहे कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स बैठे हैं वो कितना ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो और नैरोली यूटिलिटेरियन की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि मोर देन 25% ऑफ ड्रग जो है मार्केट में आज के डे में जो अवेलेबल है उनको प्लांट प्रोडक्ट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट से ही उनको बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, नंबर में भले ही कम हो बट इनका यूज और इस्तेमाल जो है हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं बेनिफिट के लिए। तो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों के बीच में, छोटा छोटा लिख लेंगे जिससे आपको ये एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो ये कमिंग जो संडे है उसमें आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर कर लेंगे, पीडीएफ आज या कल में मैं सेंड कर दूंगी आपको। चलिए, तो नैरोली यूटिलिटेरियन में लिख लीजिए, ह्यूमंस डिराइव humans derive countless countless benefits countless benefits from nature and natural resources, nature and natural resources, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें कुछ भी हो सकता है ना, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ पे। जैसे अगर हम फूड की बात करें, सच एज वुड के फॉर्म में अगर हम देखना स्टार्ट करें, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, इन सब का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या मिलता है इससे, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन
मटेरियल, इन सारी चीज़ों का हम लोग इससे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, इसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी जो है वो हम लोग इससे आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं, जैसे रेजिन है, परफ्यूम बनाने में, लुब्रिकेंट्स बनाने में, टेनिन्स में, इन सब में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ तक हो गया। इसके आगे इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ तो कुछ और लाइन आ जाएंगे, 2 लाइन तो आ ही जाएगा एटलीस्ट। हाँ, अब लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लिख लीजिए। टैनिन्स, टैनिन्स, lubricants, lubricants, dyes, resins, perfumes, इन सारी चीजों का इस्तेमाल भी कहाँ से किया जाता है या कहाँ से इनको आइसोलेट किया जाता है, प्लांट प्रोडक्ट से। एंड अदर मेडिसिनल यूजेस, मेडिसिनल यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप जितना लिखे कम है। मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल ना छोटे से तुलसी के पौधे की बात करूँ, देखिए ओसिमम सैंक्टम इसका साइंटिफिक नेम होता है। रफ वर्क है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ, ओसिमम सैंक्टम। ठीक है, आप देखते हैं कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनता है उसमें तुलसी का यूज, मान लीजिए किसी को पिंपल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है फेस की, उसमें किसका यूज करते हैं, तुलसी का यूज करते हैं। सोप बना रहे हैं, तुलसी का यूज करते हैं। कफ सिरप बना रहे हैं, तुलसी का यूज करते हैं। घर में काढ़ा बना रहे हैं, तुलसी का यूज करते हैं। काउंटलेस यूजेस हैं, एक छोटा सा पौधा है, लेकिन अगर आप इसके यूज के बारे में लिखना स्टार्ट करें तो आप थक जाएंगे लिखते लिखते, बट आप इसके कंप्लीट यूज को लिख ही नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा यूज जो है इसका है अवेलेबल। ठीक है, और ये कहाँ से, कोई फैक्ट्री तो बनाने का काम कर नहीं रही है, ये आपको कौन दे रहा है प्रोवाइड करके, आपको नेचर दे रहा है। ठीक है, तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन में हमने देखा, ब्रॉडली तो काफी ब्रॉड वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम लोग क्या लिखेंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल, ऐसे कर लीजिए, इसको इधर का पार्ट हो गया होगा, यहाँ लिख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल, मेजर रोल in many ecosystem services, services that nature provides. That nature provides, ये क्या हो गया, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो गया। इसमें भी जितना लिखे उतना कम है ना। अब जैसे हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लंग्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, इस तरीके से करके।
रीजन ये है क्योंकि अब जब इतने सारे प्लांट्स को ये कैरी कर रहा है तो इसमें इतने ज्यादा प्लांट्स अवेलेबल हैं कि ये पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसका 20% ये अकेला करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे इसमें लिख लीजिए सच एज, ये फॉर एग्जांपल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये अमेज़न फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% of the total oxygen of the total oxygen in the earth's atmosphere, ठीक है। तो ये सब क्या है, अब बैठ के कोई सोचे कि हम काउंट कर रहे हैं कौन सा प्लांट कितना कर रहा है, ये एक लमसम क्या है आपको यहाँ पे डेटा दिया जा रहा है। बट हाँ, एक चीज तो मानी हुई है कि ये डेटा जो है काफी ह्यूज है कि सिर्फ एक अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो अकेला पूरे अर्थ का 20% फोटोसिंथेसिस जो है वो करके दे रहा है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे मूव करूंगी अब मैं। अब क्या है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के साथ ना बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। देखिए, जैसे हम अगर ऐसे सोचना स्टार्ट करें कि फिलोसफी के अकॉर्डिंग या स्पिरिचुअल थॉट्स के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ लोग है कि कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसका देखना स्टार्ट करते हैं। आपको एक टर्म आगे जाके सुनने को मिलेगा, सैक्रेड ग्रुप्स में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, जैसे सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, कुछ ऐसे लैंड पीसेस होते हैं जहाँ पे जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसको लोग कुछ रिचुअल वैल्यूज की वजह से दूसरों को काटने नहीं देते हैं, है ना। कुछ एथिकल आर्ग्यूमेंट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ब्रॉड सेंस में आता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे जाके मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगी, काफी आसान सा है, मैं पहले ही बता देती हूँ। आसान और इजी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग दो ही तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एक है आपके पास इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है आपके पास एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं, ये पेज हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ, ऐसे कर देते हैं इसको, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो चीजें हैं, पहले तो शॉर्टकट में याद कर लेना आपको इसको। ठीक है, एक है आपके पास इन सीटू कंजर्वेशन, ऐसे लिखते हैं इसको, इन सीटू कंजर्वेशन। पहला क्या है आपके पास, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स सीटू
कंजर्वेशन, ठीक है, ये हो गया एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में डिस्क्रिप्शन डिटेलिंग करेंगे हम अभी, ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो समझना पड़ेगा कि दोनों का मतलब होता क्या है और दोनों किस चीज को मीन करते हैं। सबसे पहले आप इसको समझिए। अगर कहीं पे आपको इन सीटू कंजर्वेशन सुनने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है? इन सीटू कंजर्वेशन जो है, अगर आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है तो साफ सीधा सा इसका ये मतलब है कि ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब नेचुरली आपको इसको सेव करना है। इसके ऐसे करके लिख लीजिए, इन सीटू ऑन साइट, मतलब ये जहां रह रहा है ना आपको उसी। अब मान लीजिए इतना बड़ा ना एक फॉरेस्ट एरिया है, ये जियोग्राफिकल एरिया मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइगर है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको पकड़ के उठा के यहाँ से चिड़ियाघर में जू में लेके जा रहे हैं, नहीं, आपने क्या किया, पता चला आपको कि यहाँ पे बहुत सारे टाइगर है, आपने चारों तरफ से इसको ऐसे घेर दिया, कुछ भी किया, बाउंड्री बना दी, या कोई भी ऐसा मार्क लगा दिया, आपने बोला कि नहीं अब इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, सेंचुरी का नाम दे दिया आपने इसको, ठीक है। तो जब जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट, जो चीजें जहां जिस साइट में उसको वहीं पे सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या हो गया? ऑफ साइट हो गया, मतलब साइट से बाहर ले जाके आप क्या कर रहे हैं, वहां पे उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ऑफ साइट हो गया। एक्स सीटू कंजर्वेशन कैसा हो गया? ये ऑफ साइट हो गया, ऑफ साइट, ऑफ साइट हो गया, ठीक है, ऑन साइट और ऑफ साइट। अब इसके बाद में ये बस इतना है, नीचे फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, इस पे नेक्स्ट पेज ही लेते हैं हम लोग, यहाँ इतना ही रहने देते हैं, हाँ बस इतना ठीक है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। ये दो तरह के कंजर्वेशन है, जिसमें से पहला मैं आपको इन सीटू कंजर्वेशन सिखाने जा रही हूँ। क्या सीखेंगे आप इसमें? कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आप एक डायरी भी भर दे वो भी कम है। रीजन क्या है? नेचुरली हम कैसे सेव करेंगे, क्या हो सकता है उसके लिए, आप क्या बना सकते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स हम लोग एंडेमिज्म वगैरह सीखेंगे। तो ये क्या है आपका इन सीटू कंजर्वेशन है, तो अब जो फर्स्ट यहाँ पे है दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, अब इन सीटू कंजर्वेशन में क्या है, यहाँ पे आप किसी भी चीज को अगर आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, जो नेचुरल रिसोर्स वहां पे अवेलेबल है और जिस जहां पे वो रह रहा था आप उसको वहीं पे रहने दीजिए, है ना, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ड्यूरिंग इन सीटू कंजर्वेशन, ये ऐसे कर लीजिए, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, the number of species, the number of species, थोड़ा हैंग कर रहे हैं, number of species waiting to be saved, waiting to be saved, to be saved
from extinction from extinction are protected in their natural environment। ठीक है, हो गया, ये लिख लीजिए इसको। आगे देखिए, इसमें एक टर्म है आपके पास, एंडेमिज्म। हाँ, एक और टर्म पहले मैं आपको सिखाती हूँ। हॉटस्पॉट क्या होता है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये वो वाला हॉटस्पॉट नहीं है, नोट करके भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसी को ही बिलोंग करता है। बायोडायवर्सिटी स्पीशीज रिच जोन को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं, बस। ठीक है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये क्या है? स्पीशीज रिच जोन है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर specific regions are specific regions with very high levels of species richness species richness and high degree of अब ये टर्म आपको सीखना पड़ेगा, एंडेमिज्म। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, हमने लिख लिया, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिज्म? कोई इंग्लिश का वर्ड तो है नहीं कि आपने सुना और आप सीख गए। ठीक है, देखिए एंडेमिज्म क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, तुरंत समझ आएगा आपको। जैसे आपने कंगारू को देखा है कि जब भी मिलेगा तो ऑस्ट्रेलियन जोन में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको इसको इंडिया में से ढूंढ के लाना, आप ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। ठीक है, तो जब कोई स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को कन्फाइंड होता है और उसको छोड़ के और कहीं किसी जगह पे नहीं पाया जाता, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एंडेमिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये एंडेमिज्म जो है, इसको भी मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, सीधा एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिज्म। किस बच्चे ने लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ा है, समझा है, ये भी समझ आ जाता है टीचर्स को, है ना? तो मैं इसको भी लिख देती हूँ आपको, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म इसमें लिख लीजिए, when any specific species when any specific when any specific species confined to
a particular geographical geographical area or region and not found anywhere else and not found anywhere else। अब आसान हो गया आपके लिए। यानी ये एक ऐसी घटना है या ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई एक स्पीशीज जो है, प्रॉपर स्पीशीज, सिर्फ किसी पर्टिकुलर जोन में, रीजन में, प्लेस में, ज्योग्राफिकल एरिया में, जगह में, कंट्री में। अब जैसे हमने बोला नॉर्मली कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इस तरीके से करके हम एक जगह को कन्फाइन कर देते हैं कि हाँ ये यहीं पाया जाएगा, इसको छोड़ के और कहीं पे इसकी स्पीशीज जो है वो नहीं पाई जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एंडेमिज्म कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब आपके लिए सारे टर्म्स आसान होंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। अभी देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे अभी अभी आपको सिखाया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्या सिखाया मैंने आपको? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, अब ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है ये पूरे वर्ल्ड में टोटल 34 है। कितने हैं ये? टोटल 34 है। आगे बढ़ती हूँ मैं। मुझे लगा कि मैं रिटर्न वाले पे हूँ, बट ये मूव वाले पे था। इसकी बात नहीं करूँ। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे लिखिए। अभी जो है टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी जो है द टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कर देती हूँ यहाँ पे। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज 34। टोटल कितने हैं? 34। ठीक। अब इसमें ऐसा है कि ये जो 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, इनमें से पहले शुरू में इनिशियली क्या था, 25 जो हैं वही आइडेंटिफाई हुए थे, लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया, 9 और नया ऐड किया गया है ना। तो ठीक होने दीजिए, फिर मैं लिखती हूँ। थर्टी फोर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अभी हैं, जिसमें से ऐसे कर दीजिए, जिसमें से 25
बायोडाइवर्सिटी 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स initially initially identified और इसमें 9 क्या हुआ फिर बाद में इसमें ऐड किया गया 9 more 9 more have been added to the list। तो टोटल कितना हो गया 25 + 9 = 34। ये हो गया ये। आगे चलते हैं हम। अब देखिए इसको ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अगर हम सोचेंगे तो वहां पे एक और बात हम लोगों को समझ आती है। पहले मैंने आपको क्या बोला कि हॉटस्पॉट्स जो है वो स्पीशीज रिच जोन है। अब ऑब्वियस है कि अगर किसी को कुछ स्पेशल जैसे चंदन के पेड़ चाहिए किसी को उसकी स्मगलिंग होती है पता है आपको है ना। तो अगर सैंडलवुड के लिए कोई जा रहा है फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट जोन में तो वो पाए भी वहीं जाते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का क्या हो हॉटस्पॉट हो काफी स्पीशीज रिच जोन हो। तो उसको अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि हॉटस्पॉट ही आज के डे में एक्सिलरेटेड हैबिटेट लॉस के भी रीजन्स हैं आज के डे में क्योंकि वहां पे ऑब्वियस है जिस चीज को आपको चाहिए जो चीज आपके लिए रिक्वायर्ड है वो मिल भी वहीं पे रहा है तो लॉस भी तो वहीं होगा ना है ना। तो एक लाइन इसमें नीचे ऐड कर लीजिए कि these biodiversity hotspots these biodiversity diversity hotspots are also are also regions of accelerated habitat लॉस। ऑब्वियस है कॉमन सेंस है इसमें कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है यहीं मिलेगा तो लोग यहीं जाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होता है हैबिटेट लॉस भी होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए जो मैंने अभी अभी आपको बोला था सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में अब मैं उसके बारे में आपको समझाती हूँ। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल में देती हूँ। मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है ह्यूज बनियन ट्री है पीपल का पेड़ है। ठीक है आपने नोटिस करा होगा कि रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ऐसी मान्यता है लोगों के अंदर एक डर है लोगों को मतलब ऐसा बताया गया है ये बोला गया है साइंटिफिक रीजन ये है कि इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है ये नेचर को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है लेकिन अगर हम इसको कुछ धारणाओं के साथ कुछ मान्यताओं के साथ जोड़ के देखें तो उसमें सच्चाई ये है बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है ये भी बोलते हैं लोग। ठीक है तो होता ऐसा है कि कहीं पे अगर पीपल का पेड़ ग्रो कर रहा होता है अगर आप किसी को बोले कि चलो तुम इसको काट दो कोई काटेगा नहीं उसको डर से उसको कोई काटते नहीं है। अब रीजन क्या है इसका
कि उन्होंने अपने अंदर ये बात बिठा रखी है, और शुरू में लोगों को पता था कि अगर ये कुछ चीजें, कुछ जो डर है वो नहीं बिठाया जाए तो नेचर का तहस नहस हो जाएगा। ऐसे भी लालच की वजह से कुछ छोड़ा तो है नहीं, आज के डे में हर चीजें हर जगह खत्म ही हो रही है, कोई भी ट्री वगैरह कुछ स्पेशल बचा हुआ तो है नहीं। जहां जिसको जरूरत हो वो काट के वहां पे नया शॉपिंग मॉल हो, थिएटर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो बनाने का काम करते ही हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे कंप्लीटली इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। और प्रोटेक्शन कोई गवर्नमेंट नहीं बोल रहा कि तुम इसको प्रोटेक्शन दो, लोगों ने खुद ही उसको क्या बना के रखा हुआ है कि नहीं भाई हम यहाँ पे बहुत, अब जैसे अमरनाथ है या फिर कहीं भी है, कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, कहीं कुछ है, उस तरीके से कोई मंदिर बना हुआ है, उसके आजू बाजू में काफी आपने पेड़ वेड़ देखे होंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई जाके उसको काट दे वहां से, ठीक है। तो ये तो मैंने एक ट्री का एग्जांपल आपको दिया, बट ऐसा किस केस में होता है? ऐसा तब भी होता है जब कहीं किसी स्पेशल जगह पे वो क्या हो, वहां पे सेव हो रहे हैं। सेव होने का मतलब कि वो वहां पे ऑलरेडी कंजर्व है, तो इसको हम लोग सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स जो हैं वो लीगली प्रोटेक्टेड है, उनको बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। हम लोग ये सारे नाम आपको सुनने को मिलेंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट के यहाँ पे किसमें है, प्रोटेक्शन में है, उनकी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो ऐसे लिख लीजिए इसको, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली लीगली protected, legally protected as, और जब ये एज आता है ना यहाँ पे, तो ये अपने आप में बहुत सारे टर्म्स लेके आता है। जैसे यहाँ पे है बायोस्फीयर रिजर्व्स, सुना होगा नाम आपने सबका, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। सेंचुरी का भी नाम सुना होगा आपने, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क, देन सेंचुरीज, SANCTUARIES, सेंचुरीज, ठीक है। अब इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके पास, मैं अगर ऐसे लिखती तो भी सही था, कोई बात नहीं, नीचे कर देती हूँ इसको। देखिए जो मैंने बोला ना आपको, बायो डाइवर्सिटी रिच रीजन्स, जिसको गवर्नमेंट ने अपने प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया है। लीगली का मतलब ही है, बताइए आपको। और इसी के नीचे लिख देते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट कितना बनाए है ना, पूरा रटना अच्छा भी नहीं लगता, तो ऐसे कर देते हैं इसको। इसके पास क्या है, 14, ये फर्स्ट वाला, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स, फिर हम बताएंगे। 14 बायोस्फीयर
रिजर्व्स कितने हैं ये? 14। ठीक है, देन नेशनल पार्क लिख लेते हैं। नेशनल पार्क कितने हैं? 90। 90 नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, एंड देन 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 448 वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये डेटा भी इस आपके साथ लगे हाथ यहाँ से देखने के बाद याद हो जाएगा। अब सैक्रेड ग्रुप्स में लिख देती हूँ, समझा तो मैंने आपको रखा ही है। कुछ इंडिया में कुछ रिलीजियस, कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एरिया, बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा रीजन ऐसा है जो कि सेव होता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ। सैक्रेड ग्रुप्स, सैक्रेड ग्रुप्स, sacred groves, sacred groves are modest areas of, modest areas of religious belief, religious belief in which a certain plant species, plant species is planted, एंड कैसे तुलसी के पौधे आपने देखा होगा लगाए जाते हैं घर घर में, बोलते हैं रहना ही चाहिए, होता है ना, कहते हैं रहना ही चाहिए तो अच्छा होता है सब कुछ, तो यही सब मान्यता है। प्लांटेड एंड रिजर्व, तो ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, क्या हो गया ये? सैक्रेड ग्रुप। सैक्रेड ग्रुप की खासियत क्या है, बेनिफिट क्या है इसका? तो बेनिफिट ये है कि इसकी वजह से कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह भी बेचारे जो हैं, इंडिजिनस प्लांट वगैरह हैं, वो भी बच जाते हैं उनकी वजह से। लिख लीजिए, sacred groves aid in the preservation of preservation of numerous
यूनिक, न्यूमरस यूनिक, कॉमा डाल दीजिए, इंडेंजर्ड इसी के साथ कर दीजिए, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड इंडिजिनस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज found in a certain लोकेशन। अब बस लोकेशन का नाम लिख देती हूँ मैं, ठीक है। सफिशिएंट हो गया, आपको समझ भी आ गया होगा, लिखने के बाद भी और क्लियर हो गया होगा। फटाफट नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्स2 पे चलेंगे, है ना। एक्स2 कंजर्वेशन छोटा सा है क्योंकि उसमें तो हमें आर्टिफिशियली सेव करना है, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, सम सैक्रेड ग्रुप्स आर, ऐसे करके कर लेते हैं, है ना। सम सैक्रेड ग्रुप्स आर, फटाफट नाम लिखते जाइए। ये कोई मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड नहीं कर रही, जो एनसीईआरटी का डेटा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पे खासी एंड जयंतिया हिल्स है मेघालय में, सबसे पहले उसी को लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर इज KHASI, खासी एंड जयंतिया, JAINTIA हिल्स इन मेघालय, इन मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, अरावली अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, देन वेस्टर्न घाट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बताइए आप। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र वाला पहले लिख लीजिए, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड देन और मध्य प्रदेश में देखिए 3 है, ठीक है, सरगुजा, चंदर, बस्तर एरिया, चंदा एंड बस्तर एरिया, ठीक है। SARGUJA, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, हैंग कर रहा है ये, एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। एरियाज ऑफ
डैश हो गई, ठीक है। फटाफट लिखेंगे इसको, नहीं हुआ होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ लेंगे। अब एक C2 कंजर्वेशन पे मूव करते हैं, ठीक है। काफी आसान है ये, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि एक C2 कंजर्वेशन जब आपको करना है तो किसी चीज को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, आर्टिफिशियल कंडीशन में लेके जाएंगे। नॉर्मल अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक C2 कंजर्वेशन, एक्स C2 कंजर्वेशन। अब देखिए, चैप्टर 2 में मैंने आपको क्रायो प्रिजर्वेशन सिखाया था। देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि आप -196 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन में किसी चीज को, जैसे स्पर्म है या कुछ पॉलिन ग्रेन्स है, उनको आप कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? अब आप कश्मीर गए घूमने, आपने एक प्लांट का वहां पे पॉलिन ग्रेन देखा, काफी स्पेशल है, आपने सोचा आप जहाँ पे रहते हैं दिल्ली के जिस एरिया में, कि हम इस प्लांट से उसको क्रॉस करा के देखेंगे, पॉलिनेट करा के देखेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने आपको उसको स्टोर करके रखना है। तो आप कैसे स्टोर करके रखेंगे उसको? काफी टाइम तक अगर आपको रखना है तो आप उस टेक्निक के द्वारा रखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको एक C2 कंजर्वेशन में किसी को सेव करना है तो इसका मतलब है कि आपको उसको कहाँ रखना पड़ेगा। जैसे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बनाया तो ह्यूमन ने है ना किसी चीज को रखने के लिए। तो ये सब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो थ्रेटेंड प्लांट्स हैं, स्पीशीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जिनको खतरा है, उनको नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाके और फिर कहीं पे प्लेस करके उनको सेटल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, इन एक C2 कंजर्वेशन, एक C2 कंजर्वेशन threatened threatened animals and plants are taken out from their natural habitat। बस यहीं पे कहानी समझ आ जाती है, from their natural habitat and placed placed in special setting placed in special setting where they can be protected and given special care and given special care। ये आपका हो गया एक C2 कंजर्वेशन, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। अगर आप ह्यूमंस के केस में देखें, मतलब एनिमल्स के केस में अगर आप देखें, जो मैंने ह्यूमन में सिखाया था, ये बोल रही मैं आपको, मतलब आर्टिफिशियल लैब कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, स्पर्म और ओवम को फ्यूज करा रहे हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सीखा है आपने। एक में आपको क्रायो प्रिजर्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे कई जगह पे, वो मैं आपको यहाँ पे लगा देती हूँ, देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन।
इसी तरीके से उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। टेम्परेचर का डेटा पूछा जाए तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको स्टोर करके रखने का काम करते हैं। थोड़ा ब्लड है ये, इसको रहने दीजिए, मैं दूसरा करके आपको सेंड कर दूंगी। बस आपको भी समझना है कि इसको सेव किस तरीके से करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया जाता है। ये स्पर्म्स का हो सकता है, एम्ब्रियो का हो सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन, पॉलन ग्रेन्स का हो सकता है ना, इन सब चीज़ों का क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे आपके ex-situ कंजर्वेशन के। चलिए, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है, थोड़ा क्लियर ढूंढ के मैं लगा दूंगी बाद में, अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए आप। कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में? अगर आपने इसको नोट नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके आगे हम लोग एक लास्ट चैप्टर जो रिमेनिंग है उसको स्टार्ट करेंगे, और इस संडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। PDF में आज या कल में सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है।